दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। तो शुरुआत आज की सबसे ताज़ा खबर से करते हैं जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश दौरे से जुड़ी है। 18 और 19 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर नॉर्वे का दौरा कर रहे हैं और ये कोई आम दौरा नहीं है। ये 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की पहली यात्रा है। आखिरी बार 1983 में कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे गया था, यानी पूरे 4 दशक बाद ये दौरा हो रहा है। और इसी से पूरा सवाल खड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री देश में लोगों से त्याग की बात करते हैं, 7 मंत्र देते हैं और फिर निकल पड़ते हैं विदेश दौरे पर। और इस दौरे में सबसे चर्चित पड़ाव है नॉर्वे। पर सवाल ये है कि अचानक 43 साल बाद नॉर्वे क्यों? क्या ये सिर्फ एक नियमित कूटनीतिक यात्रा है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। फरवरी 2026 का वो झटका, अडानी का एक्सक्लूजन, नॉर्वे के $2 ट्रिलियन के फंड की भूमिका और मोदी के दौरे की असली कूटनीति, सब कुछ आंकड़ों और तथ्यों के साथ। चलिए सबसे पहले जानिए कि असल मामला क्या है। नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, जिसे जीपीएफजी कहते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी निवेश कोष यानी कि सॉवरेन वेल्थ फंड है। इसका आकार करीब 1.9 ट्रिलियन से $2.2 ट्रिलियन के बीच है। ये फंड दुनिया भर की हजारों कंपनियों में पैसा लगाता है और दुनिया की लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटल का करीब 1.5% इसी फंड के पास है। यह फंड नॉर्गेज बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट यानी कि NBIM के तहत चलता है और इसकी सबसे खास बात है इसकी ESG गाइडलाइंस। ESG का मतलब है एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। अगर किसी कंपनी पर मानवाधिकार उल्लंघन, पर्यावरण को नुकसान, भ्रष्टाचार या वित्तीय अपराध के गंभीर सवाल उठते हैं तो ये फंड उसे अपनी एक्सक्लूजन लिस्ट में डाल देता है और निवेश हटा देता है। और यही हुआ है अडानी ग्रुप के साथ। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार ये झटका लगा मई 2024 में, जब इसी नॉर्वे के फंड ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि APSEZ को अपनी एक्सक्लूजन लिस्ट में डाल दिया। वजह बताई गई युद्ध और संघर्ष जोन में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा अस्वीकार्य जोखिम। मामला था म्यांमार के एक पोर्ट टर्मिनल का, जहां 2022 से अडानी पोर्ट फंड की निगरानी में था। म्यांमार में सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका था और वहां अडानी का पोर्ट प्रोजेक्ट विवादों में आ गया था। अडानी ने मई 2023 में वो पोर्ट प्रोजेक्ट बेच दिया, लेकिन नॉर्वे की काउंसिल ऑन एथिक्स ने कहा कि खरीदार के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसीलिए ये पता नहीं चल पा रहा कि अडानी का अभी भी इस प्रोजेक्ट से कोई संबंध है या नहीं। नतीजा, अडानी पोर्ट्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और दूसरा बड़ा झटका लगा फरवरी 2026 में, जो हाल के दिनों की सबसे चर्चित खबरों में से एक है। 27 फरवरी 2026 को नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को भी अपनी एक्सक्लूजन लिस्ट में डाल दिया। और इस बार वजह और भी गंभीर थी, गंभीर भ्रष्टाचार और गंभीर वित्तीय अपराध के आरोप। अगस्त 2025 तक नॉर्वे के फंड के पास अडानी ग्रीन एनर्जी में 0.23% हिस्सेदारी थी, जिसकी कीमत $43.9 मिलियन थी। जुलाई 2020 में जब फंड ने पहली बार अडानी ग्रीन में निवेश किया था तो शेयर ₹341 का था और फरवरी 2026 में जब फंड ने एग्जिट का फैसला किया उस वक्त शेयर ₹948.2 पर बंद हुआ। यानी कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ पर थी, फिर भी फंड ने हाथ खींच लिया। यही सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ पैसा कमाने का मौका, दूसरी तरफ ESG सिद्धांत। नॉर्वे ने सिद्धांत चुना और अब समझिए कि ये एक्सक्लूजन क्यों इतना मायने रखता है। नॉर्वे का ये फंड भारतीय कंपनियों ONGC, कोल इंडिया, BEL, BHEL, ITC, L&T, NHPC, NTPC और वेदांता को भी पहले बाहर कर चुका है। यानी ये अकेले अडानी का मामला नहीं है, ये एक पैटर्न है। पर अडानी का मामला इसलिए सबसे ज़्यादा भारी है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट संस्थान है। बंदरगाह, ऊर्जा, हवाई अड्डे, सीमेंट, बिजली, खनन, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर में अडानी मौजूद है। ऐसे में जब दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन फंड किसी कंपनी से दूरी बनाता है तो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी सतर्क हो जाते हैं और जब कंपनी की साख पर सवाल उठते हैं तो धीरे धीरे भारत की पूरी इकोनॉमी की साख पर भी असर पड़ता है। इसी पर विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है। अब आते हैं अमेरिकी कनेक्शन पर, जिसके बिना ये पूरी कहानी अधूरी है। नवंबर 2024 में अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन
यानी SEC ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ एक सिविल केस दायर किया। आरोप यह है कि उन्होंने सैकड़ों मिलियन डॉलर की रिश्वत योजना चलाई, जिसमें भारतीय सरकारी अधिकारियों को पैसे दिए जाने का दावा था। मामला सितंबर 2021 के बॉन्ड ऑफरिंग से जुड़ा है, जिसमें अडानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से 175 मिलियन डॉलर से ज्यादा जुटाए थे। यूएस रेगुलेटर्स का कहना था कि अमेरिकी निवेशकों को इस कथित रिश्वत के बारे में नहीं बताया गया, जो सिक्योरिटीज फ्रॉड है। जनवरी 2026 में जब भारत ने यूएस रेगुलेटर्स के समन भेजने के अधिकार पर सवाल उठाए, तो SEC ने अमेरिकी फेडरल कोर्ट से अनुमति मांगी कि वो गौतम और सागर अडानी को उसके यूएस वकीलों और ईमेल के जरिए समन भेजे। यानी मामला अभी जिंदा है और अमेरिका की एक अदालत में चल रहा है। इसी अमेरिकी केस का असर नॉर्वे के फरवरी 2026 के फैसले पर भी पड़ा है। तो अब वापस लौटते हैं मोदी के नॉर्वे दौरे पर। 18 और 19 मई 2026 का दौरा है और ये कूटनीतिक रूप से बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉन्स स्टोरी से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। शाही परिवार किंग हाराल्ड और क्वीन सोंजा से भी मुलाकात होगी। दोनों प्रधानमंत्री इंडियन नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात, 19 मई को ओस्लो में 3rd इंडियन नॉर्डिक समिट होगा। इसमें नॉर्वे के साथ साथ डेनमार्क के प्रधानमंत्री फेड्रिक्सन, फिनलैंड के पेट्री ऑर्पो, आइसलैंड की क्रिस्टन और स्वीडन के उल्फ क्रिस्टोसन भी शामिल होंगे। एजेंडा है हरित ऊर्जा यानी ग्रीन ट्रांजिशन, समुद्री सहयोग, ब्लू इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रक्षा, अंतरिक्ष और आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग। आधिकारिक तौर पर भारत नॉर्वे का द्विपक्षीय व्यापार 2024 में करीब 2.73 बिलियन डॉलर का था और कुल भारत नॉर्डिक व्यापार 19 बिलियन डॉलर है। अब असली बात ये नहीं है, असली बात वो आंकड़ा है जो खुद विदेश मंत्रालय ने बताया है। नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड यानी कि GPFG का भारत में निवेश करीब 28 बिलियन डॉलर का है। 28 बिलियन डॉलर यानी करीब 2,33,000 करोड़ रुपए, यही असली नंबर है। और इसी 28 बिलियन डॉलर के बीच कहीं अडानी का मामला फंसा हुआ है। यही वो आंकड़ा है जो पूरी कहानी को राजनीतिक रंग दे रहा है। विपक्ष और कई स्वतंत्र विश्लेषकों का सीधा आरोप है कि मोदी का ये नॉर्वे दौरा सिर्फ ग्रीन एनर्जी और सहयोग के लिए नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और राजनीतिक टिप्पणीकार दावा कर रहे हैं कि असली मकसद कहीं ना कहीं अडानी से जुड़े निवेशकों की चिंता को कम करना है। बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालना है ताकि अडानी ग्रुप के लिए भविष्य में नए रास्ते खुले। 43 साल बाद अचानक प्रधानमंत्री का नॉर्वे जाना, और वो भी ठीक उस वक्त जब फरवरी में अडानी ग्रीन को एक्सक्लूजन लिस्ट में डाला गया। इस संयोग को नकारा नहीं जा सकता है। पर यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत ज़रूरी है, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस यात्रा को किसी भी कारोबारी या कंपनी से जोड़ने से इनकार किया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यात्रा द्विपक्षीय व्यापार, ग्रीन टेक, ब्लू इकोनॉमी और इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी TEPA पर केंद्रित है। TEPA को अक्टूबर 2024 में लागू किया गया था, जिसके तहत EFTA देश यानी आइसलैंड, लिक्सटेनटीन और नॉर्वे और स्विट्जरलैंड अगले 15 सालों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे। यानी एजेंडा बड़ा है और सरकार का तर्क है कि इसे एक उद्योगपति के मुद्दे तक सीमित नहीं किया जा सकता है। पर सवाल फिर भी वही बने रह रहे हैं, अगर सिर्फ व्यापार ही मुख्य मुद्दा था तो 43 साल का इंतजार क्यों? और अगर एजेंडा इतना बड़ा है तो जो अडानी के 2 बड़े एक्सक्लूजन हुए हैं, क्या उन पर भी कोई बातचीत नहीं होगी? पर्दे के पीछे अडानी ग्रुप का अपना पक्ष भी है। ग्रुप ने हमेशा कहा है कि वो पूरी पारदर्शिता से काम करते हैं, ESG और कंप्लायंस में लगातार सुधार कर रहे हैं और सभी आरोप राजनीति से प्रेरित है। अडानी ग्रुप का दावा है कि नॉर्वे के फंड का फैसला अधूरी जानकारी पर आधारित है और कंपनी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा बनाए रखेगी। आंकड़े देखें तो अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर हाल के दिनों में 8% उछला है। ब्लॉक डील्स हुई हैं और कंपनी 15,000 करोड़ रुपए का वॉर चेस्ट तैयार कर रही है। यानी कारोबारी मोर्चे पर ग्रुप वापसी की तैयारी में है। अब आते हैं उस पहलू पर जो आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में देश के लोगों से 7 मंत्रों के साथ त्याग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अपने जीवन में बदलाव लाएं, कम संसाधनों में काम चलाएं, स्थानीय उत्पादों को अपनाएं, फिजूल खर्ची ना करें और देश के लिए छोटे छोटे त्याग करें। ये अपील अपने आप में सही है, पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर त्याग का मंत्र देश के आम लोगों के लिए है तो क्या वही सिद्धांत खुद नेताओं और बड़े उद्योगपतियों पर भी लागू नहीं होना चाहिए?
जब आम परिवार महंगाई से जूझ रहा है, गैस सिलेंडर के दाम चुका रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम झेल रहा है, तब अरबों डॉलर के मसले पर विदेश दौरे की कूटनीति की जा रही है। यही असली असंतुलन है और यही असली बहस भी है। विपक्ष भी यही कह रहा है कि सरकार बड़े उद्योगपतियों को बचाने के लिए विदेश नीति तक प्रभावित कर रही है, जबकि सरकार समर्थक तर्क दे रहे हैं कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, किसी एक उद्योगपति के लिए नहीं है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और सच कहीं बीच में छुपा हुआ है। कूटनीति मोर्चे पर भी ये दौरा बेहद अहम है। मोदी का ये पूरा यूरोप दौरा 15 से 20 मई तक चल रहा है, जिसमें यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल है। 17 से 18 मई को मोदी स्वीडन के गोथेनबर्ग में थे, जहां प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ एआई स्टार्टअप, डिफेंस, सप्लाई चेन और ग्रीन ट्रांजिशन पर बात हुई। भारत स्वीडन व्यापार 2025 में $7.75 बिलियन तक पहुंच चुका है। 19 से 20 मई को मोदी रोम जाएंगे, जहां इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से बात होगी और इंडिया EU FTA पर जोर रहेगा। 2025 में भारत इटली व्यापार $16.77 बिलियन का था, यानी पूरा दौरा भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए बहुत बड़ा है। पर इस पूरे दौरे के बीच नॉर्वे पर सबकी नज़र क्यों है? इसका जवाब वही है, अडानी, ESG और $2 ट्रिलियन का सॉवरेन फंड। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सबक पर। नॉर्वे का संदेश साफ है, आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में सिर्फ मुनाफा देखना काफ़ी नहीं है। ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी और कॉरपोरेट गवर्नेंस अब निवेश के सबसे बड़े फिल्टर बन चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े फंड्स अब उसी कंपनी में पैसा लगाएंगे जो इन मानकों पर खरी उतरेगी। भारत के लिए ये एक चेतावनी भी है और एक मौका भी है। चेतावनी ये है कि बड़े उद्योगपतियों के नाम पर देश की पूरी कॉरपोरेट इमेज दांव पर लगा है, और मौका ये है कि अगर भारतीय कंपनियां ESG मानकों को गंभीरता से ले तो दुनिया भर से पूंजी का बहाव और तेज हो सकता है। तो असली सवाल ये है, क्या इस दौरे से नॉर्वे और भारत के संबंध और मजबूत होंगे? क्या अडानी ग्रुप के लिए कोई कूटनीतिक राहत मिलेगी? क्या भारत की कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खुद को सुधारेगी? क्या ESG आधारित निवेश एक नया वैश्विक मानक बन रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या त्याग का सिद्धांत सिर्फ आम जनता पर लागू होगा या नेताओं और बड़े उद्योगपतियों पर भी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में सबके सामने आएंगे और बुद्धा इंस्पायर्ड हर अपडेट के साथ आपके साथ होगा। तो आपका क्या मानना है? क्या मोदी का नॉर्वे दौरा सिर्फ कूटनीति है या इसके पीछे एक बड़ी कॉरपोरेट कहानी भी है? क्या अडानी ग्रुप ESG मानकों पर खरा उतर पाएगा? और क्या नॉर्वे का फैसला बाकी अंतर्राष्ट्रीय फंड्स के लिए एक नज़ीर बनेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही असली खबर बनाती है। अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे।